अमेरिका ये कहते हैं कि उसकी रिटेलिएशन में जो है वो हमने स्ट्राइक्स की हैं, और कल अमेरिका ने ईरान में फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसको ईरान तो कहते हैं कि हम लोगों ने नाकाम बनाया, लेकिन अमेरिका कहता है कि हमारी कामयाब स्ट्राइक्स रही हैं। आपने पहले दोनों को एंगेज करके इस चीज पर कायल किया कि जनाब बैठकर चीजों को सेटल करें। आपने 40 रोज जंग लड़कर देख ली, आपने अपने अहदाफ आप हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तान के लिए चीजें बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी तक का जो सफर है, ये जो इनिशिएट करना था चीजें, ये ज्यादा मुश्किल था। अगला सफर मैं समझता हूं कि उसकी निस्बत आसान है। अभी भी जो ईरान के ऊपर अटैक्स हुए, उसमें आखिरी जो दौरा था वो नरेंद्र मोदी का था। ये पूरी प्लानिंग जो थी, इसमें नरेंद्र मोदी शामिल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, जंगबंदी मुआहिदा हुआ, MOU साइन हुए। 28-29 को फिर से स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक नई बैठक के इम्कानात रोशन हुए, लेकिन उसी माबैन ख़बरें ये मंजर आम पे आईं कि आपना हरमुज़ में फिर कुछ हलचल हुई, कुछ वेसल्स को रोकने की कोशिश की गई। फिर 22 लोगों का एक जो मजमा था, जो अमला था, उसको पाकिस्तान के हवाले किया गया और पाकिस्तान ने ईरान के हवाले किया। IRGC के बयानात जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आने लगे, और जो इरना न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने IRGC की कुछ स्टेटमेंट्स जो थी उनको पोस्ट करना शुरू किया। फिर जवाबी तौर पे JD वेंस के भी बयानात आए, और उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि इरना ने वो जो IRGC के रिलेटेड पोस्ट थी वो डिलीट कर दी। तो अभी जंग के मुमकिना मंजरनामे, मुआहिदे की मौजूदा सूरत हाल और आने वाले दिनों का जो मंजरनामा है, इस पर कुली तौर पे बात की जाएगी कि मुआशी एशारिये किस हद तक बेहतर होने के इम्कानात हैं, या किस हद वो तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो उसी कीमत के ऊपर बरकरार रही हैं जो पहले कीमत थी, यानी 299 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत है, जिसे तब्दील नहीं किया गया, लेकिन एक हफ्ते के लिए रखा गया। हुकूमत ये कहती है कि आलमी मंडी में तब्दीलियाँ आती रहेंगी तो हम कर देंगे, लेकिन अमेरिकन जो क्रूड ऑयल है उसकी मौजूदा सूरत हाल देखें तो वो $70 से एक आध डॉलर नीचे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये वो सूरत हाल है जो जंग से पहले वाले मंजरनामे पे थी। तो यूं अभी खदशात के बादल किस हद तक छाए हुए हैं, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, हैदर हयात खान मल्लज़ई। हैदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हैदर, सबसे पहले तो ये बात बताइए कि अभी ये जो टेंशन रेज हो रही है, या लूप होल्स जो अभी मंजर आम पे आ रहे हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर हमले करने की जो बातें हैं कि अरब ममालिक में, तो यहाँ तक हमें सुनने को मिला कि UAE ने फ़ोन पे अलर्ट जारी किए मिज़ल हमलों के हवाले से। क्या वजह बनी है, इसके पसे पर्दा हकायक क्या है और आने वाले दिन कैसे दिखा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर। आपको याद होगा आपके गुज़िश्ता पॉडकास्ट में हमने ये ज़िक्र किया था कि अब अगले 60 रोज़ तक चीज़ें इस तरह चलेंगी, ये पिंग पोंग चलता रहेगा। आपको हल्की-फुल्की जो शुर्लियाँ पटाखे हैं वो दोनों अतराफ से चलेंगे, और हमने देखा कि अभी कल जो सारा मामला हुआ, जिसमें आपने इंडिकेट किया UAE वाला मामला, वहाँ पर अलर्ट भेजा गया। बुनियादी तौर पर जिस वक़्त ईरान ने जो है अपनी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स का आगाज किया, तो UAE ने पेशगी तौर पर अपने लोगों को अलर्ट भेज दिया। गो कि वो स्ट्राइक्स जो हैं वो UAE के लिए नहीं थी। अब तो कंफर्म हो गया कि बहरीन में बुनियादी तौर पर उन्होंने अमेरिकी जो अड्डा है उसको निशाना बनाया है, और किसी हद तक अब चीजें इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसके हवाले से कोट करना शुरू कर दी हैं। एक तो ये चीज, दूसरा ये सिलसिला चलेगा अभी अगले 60 रोज, या 60 रोज से एक्सटेंड भी करता है ये सारा मामला। तो ये चीजें चलेंगी, क्योंकि अभी भी जो अप्रोच की क्लैरिटी है इस हद तक तो है कि हमें यहां से चीजों को रिवर्स करना है, लेकिन एग्रेशन दोनों अतराफ में है। ईरान की तरफ मैं समझता हूँ कि ये चीजें ज्यादा हैं। अमरीकी फौज के जो लोग इस वक्त इस रीजन में मौजूद हैं, वो वापस जाना चाहते हैं, वो नहीं यहाँ पर ज्यादा देर रुकना चाहते। लेकिन ईरान जो है, हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि वहां पर ये अप्रोच है कि हमें मजीद नुकसान पहुंचाना चाहिए था, हमें मजीद हर्ट करना चाहिए था अमेरिका को। और जो एक अप्रोच में फर्क भी हमें दिखाई दिया, एक जानिब अगर कुछ लोग ये चाहते थे कि चीजें अब बेहतरी की तरफ बढ़े, वहीं दूसरी जानिब ये अप्रोच थी कि नहीं, अभी हमें अमेरिका को किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं देना चाहिए। और जिस तरीके से ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ने अमेरिका का ग्लोबली जो इमेज है उसको बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है, और अमेरिका को मुआशी तौर पर जो नुकसान पहुंचाया है, इस खत्ते में जो अमेरिकी बेसेस हैं उनको जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया। अब तो कुछ इत्तलात है कि बहरीन में जो अमेरिकी बेस थी, वो उसका ज्यादातर हिस्सा मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुका है। और आपने तो चूंकि इसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है,
ईरान की जो रिटेलिएशन थी वो इसराइल के अलावा अगर 3 ममालिक इससे सबसे ज्यादा मुतासिर तो यूएई, बहरीन और कुवैत है। और अभी भी बंदी चल रही है और उसमें जो 2 ग्रुप सामने हैं उसमें ये 3 ममालिक जो हैं ये समहाउ टिल्टेड टुवर्ड्स इजराइल दिखाई दे रहे हैं। तो ईरान जो है वो इस हवाले से क्लियर है। 2019 में डॉक्टर मरंडी ने उनसे ये सवाल हुआ कि अगर ईरान के ऊपर बड़ी अग्रेसिव स्ट्राइक्स होती हैं तो ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा। उन्होंने कहा हम फौरी तौर पर मिडिल ईस्ट को जो है हम तहस नहस कर देंगे, मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं हम इनके परखच्चे उड़ा देंगे। ये 2019 की बात है। हम्म। और 2026 में इस वक्त अप्रैल में जिस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में पीस टॉक्स पाकिस्तान ने होस्ट की तो डॉक्टर मरंडी से गुफ्तगू के दौरान बाद में कहा गया कि डॉक्टर साहब हम दुआ गो हैं ईरान के लिए, हम दुआ करेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तानी हमारे कुछ सहाफियों ने उनसे कहा कि हम दुआ करेंगे ईरान के लिए। उन्होंने कहा हमारे लिए दुआ ना करें, दुआ अमेरिका के लिए करें क्योंकि हमारी अप्रोच क्लियर है, हमने जो हशर करना है ना अमेरिका का उसके बाद हमें नहीं अमेरिका को दुआओं की जरूरत होगी। तो ये अप्रोच की क्लैरिटी थी ईरान में और अभी भी एक तबका ईरान में समझता है कि हमें अग्रेसिवली हिट करना चाहिए जब भी मौका दे हमें अमेरिका। तो ये चीजें अभी चलेंगी अगले 60 रोज में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली सैनिटी प्रिवेल करेगी। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप या इवन जेडी वेंस की स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें ये इस हद तक तो चीजें ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे अगर कोई एग्रेशन होगा ईरान की साइड से। सिमिलरली ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन साथ ही ये बात भी हो रही है कि चीजें चलेंगी। और अभी इनके कुछ वर्किंग ग्रुप्स जो हैं उनसे हट के एक नई कमेटी के ऊपर भी मैं बातें सुन रहा हूं जो कतर में बैठेगी और उसमें ईरान के जो पासदारान इनकलाब में रिपोर्टेडली उनके कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अमेरिकन फोर्सेस के साथ उस मीटिंग में, जिसमें वो तय करेंगे कि अब अगले 60 रोज जब ये नेगोशिएशंस हो रही हैं तो चीजों को किस तरीके से लेकर चलना है ताकि इस तरह के सिलसिले ये कहीं इस सतह पर ना पहुंच जाए कि दोबारा एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए और फिर बड़ी स्ट्राइक्स की तरफ जाकर चीजें जो है वो बिल्कुल खात्मे की तरफ चली जाए। तो वो बैठकर कोई लाया अमल तरतीब देने के हवाले से सोच रहे हैं और आई एम श्योर के इन द कमिंग डेज कतर में इस हवाले से एक अहम मीटिंग होगी जिसके बाद आई होप एंड आई प्रे कि चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़े। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी अगर आप फ़ज़ाई हुदूद का भी इस्तेमाल करें और बहरीन तक आप स्ट्राइक करें और उसमें कुछ और ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद भी आती हों, तो इस सब के बावजूद जो है वो जवाबी हमले नहीं होंगे, इस सब के बावजूद चीज़ें रुकेंगी? और ये हमला करने की बुनियादी वजह क्या थी? अमेरिका ने ये क्यों कहा कि वेसल्स कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है? तो ये 22 अफराद का हमला जो पाकिस्तान के हवाले होके जुमे को और फिर ईरान के हवाले हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? अच्छा, बुनियादी तौर पर अमेरिका का ये क्लेम है कि सिंगापुर का एक बड़ा कार्गो जहाज जिसको ईरानियन ड्रोन्स ने हिट किया है और 4 ड्रोन्स वो कहते हैं कि उनसे ईरान ने इन पर स्ट्राइक किया, जिनमें से 3 को जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया गया और एक ड्रोन जो है वो उसके अपर डेक पर जाकर गिरा है जिससे उस शिप को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो शिप वो पैसेज जो है वो क्रॉस करने में कामयाब रहा। अमेरिका ये कहते हैं कि उसकी रिटेलिएशन में जो है वो हमने स्ट्राइक्स की हैं और कल अमेरिका ने ईरान में फिजाई हमले किए हैं जिसको ईरान तो कहता है कि हम लोगों ने नाकाम बनाया, लेकिन अमेरिका कहता है कि हमारी कामयाब स्ट्राइक्स रही हैं। ईरान के कुछ हमने ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं, हमने उसको हिट किया है। फिर उनकी एक मिसाइल स्टोरेज साइट है जो अमेरिका कहता है कि हमने हिट किया। फिर ईरान कहते हैं कि जिस वक्त अमेरिका ने हमला किया जिसको हमने नाकाम बनाया, उसके जवाब में हमने इस खित्ते में अमेरिकी बेसेस जो है उनको हिट किया, जिसमें मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में बताया कि बहरीन में जो सारा मामला हुआ है। अब जो आपने कहा फिजाई हदूद का इस्तेमाल और ये सारे मामला, देखिए ईरान ने अब जो अगले 60 रोज के लिए जो मैं समझता हूँ, मेरी कुछ ईरानी दोस्तों से भी बात हुई और मैं आगे चल के आपको इस हवाले से बड़ी अहम चीजें भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के हवाले से अब वो क्या सोच रहे हैं। तो मुझे ये अप्रोच दिखाई दे रही है कि ईरान इनिशियली अगर ईरान को लगेगा कि उन्होंने रिटेलिएशन करनी है तो वो उन्हीं ममालिक को हिट करेगा या उन्हीं ममालिक में अमेरिकी बेसिस को हिट करेगा जो हमने गुज़िश्ता 40 रोजा जंग में हमने जो देखा, जिन ममालिक को ज्यादा एक्सटेंसिवली हिट किया ईरान ने, कुवैत को, बहरीन को और यूएई को। और उसमें भी मेरा ख्याल है कि बहरीन और कुवैत जो है इनको थोड़ा ज्यादा वो हिट करेंगे यूएई को लेकर, चूंकि अब उनके कुछ कॉन्टेक्ट्स एस्टैब्लिश हुए हैं ईरान के, तो शायद अब यूएई में उस तरीके से स्ट्राइक्स ना हो। लेकिन अगर अमेरिका इस तरह की हरकतें जारी रखता है तो बहरीन में और कुवैत में, बहरीन में तो देखें यासिर आपको पता है कि 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो शिया पॉपुलेशन है। हम्म। और जिस वक्त रिजीम चेंज की ईरान में बातें हो रही थी तो ईरान में एक तबका ये भी बहस कर रहा था कि ज्यादा मुश्किल नहीं है बहरीन में रिजीम चेंज करना है। बहरीन में जो है वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि शिया पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनका बड़ा फोकस रहा है ईरान का बहरीन पर। फिर कुवैत की जो अप्रोच थी,
ईरानी उसको भी बड़ा देख रहे हैं कि इन्होंने पूरे इस मामले के अंदर यूएई के साथ और यूएई और बहरीन ने मुकम्मल सपोर्ट किया है ईरानी जो मुखालिफ ममालिक थे उनको। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर अगले 60 रोज में चीजें इस तरीके से इस रीजन से इस तरफ से ईरान की तरफ हमले होंगे तो ये ममालिक हैं बिलखुसूस कुवैत और बहरीन, इनको एक्सटेंसिवली हिट करेगा ईरान। अच्छा, जैसे कि आपने तज़किरा किया कि आने वाले दिन जो हैं उसके लिए कुछ उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें क्या हैं? यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी हैं, लेकिन उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी क़वानीन जो है उनका पर्दा डला हुआ है। फिर बेशुमार जगहों के ऊपर इस बात की कयास आ रही है कि 60 दिनों के बाद क्या होगा ये तो मालूम नहीं, और फिर जब 60 दिनों की इब्तदा के अंदर ही ऐसी कुछ टेंशन्स उभरना शुरू हो जाएं तो फिर उन 60 दिनों में भी बहुत से ममालिक की सिफारती पॉलिसी जो है मोहतात हो जाएगी। अब पाकिस्तान के पास चांसेस क्या है आने वाले दिनों के अंदर कि पाकिस्तान किस हद तक रिलेशन ईरान के साथ बढ़ा सकता है और वहां से पाकिस्तान को वेलकमिंग जेस्चर मिल सकता है? अच्छा यासिर देखिए, अच्छा मैं आपको ना ये थोड़ा जवाब मेरा थोड़ा तवील होगा। देखिए पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान के पास आपने ऑप्शंस, अगर मैं स्पेसिफिकली दोनों ममालिक के दरमियान परमानेंट सीज फायर के हवाले से बात करूं तो जो ममालिक सालिस होते हैं ना, ये एक छोटी जिम्मेदारी नहीं होती। कहने को तो बड़ा आसान है जी कि हमने वेन्यू ऑफर कर दिया, हमने जो है वो वहां पर बिठाकर उनको चाय कॉफी पिला दी और आमने सामने बिठाकर उनकी बातचीत करवा दी। ये इतना आसान नहीं होता, ये बड़ा एक्सटेंसिव और बड़ा जो है वो लंबा चौड़ा और बड़ा कठिन प्रोसेस होता है। आपने पहले दोनों को एंगेज करके इस चीज पर कायल किया कि जनाब बैठकर चीजों को सेटल करें। आपने 40 रोज जंग लड़कर देख ली, आपने अपने अहदाफ आप हासिल नहीं कर सके। सिमिलरली ईरान को उन्होंने बता दिया कि जनाब 40 रोजा जंग के अंदर आपको इतना नुकसान हुआ, ठीक है, आपने मिलिटरली साबित किया कि ईरान एक बड़ी जो है वो मिलिट्री कुव्वत है, लेकिन अदरवाइज नुकसान हुआ है। आपने जो है वो अली लारिजानी, आयतुल्ला अली खामनाई साहब जैसे लोग जो है वो शहीद हो गए। 3000 से ज्यादा शहादतें जो है वो ईरानियों की हुई हैं, उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है वो शहीद हुई है। तो आपको अल्टीमेटली टेबल पर बैठकर चीजों को सेटल करना है, इसलिए समझाना। फिर उसके बाद जो मामला होते रहे कि इधर से मिसाइल आ गया, उधर से हमले हो गए और फिर जवाबी हमले, ये सारी चीजें जो है ऐसे माहौल में जो सालिस है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है और उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने दोनों तरफ को बैलेंस करके चलना है। तो पाकिस्तान के लिए आगे चीजें अभी बहुत आसान नहीं है, पाकिस्तान के लिए चीजें बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी तक का जो सफर है, ये जो इनिशिएट करना था चीजें, ये ज्यादा मुश्किल था। अगला सफर मैं समझता हूं कि उसकी निस्बत आसान है। चीजों को जहां तक पाकिस्तान ले आया है, आगे भी हमें इसी कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ आगे चलना है, क्योंकि ये चीजें चलेंगी। आपको याद है जिस वक्त स्विट्जरलैंड के में मुज़ाकरात हो रहे थे, या इवन उससे पहले अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे थे, वहां पर भी माहौल इस कदर जो है वो सख्त तल्ख हो गया दोनों अतराफ में कि एक जो वफद था उसको इसहाक डार साहब लेकर कमरे से बाहर चले गए, एक को फील्ड मार्शल साहब लेकर बाहर चले गए, फिर समझाकर बिठाया और वहां से चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़ना शुरू हुई। सिमिलरली स्विट्जरलैंड के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वो स्टेटमेंट आई तो ईरानी उसके ऊपर उन्होंने जो है वो रिएक्ट किया और बाद में मुर्शद नकवी साहब जब उनको दोबारा लेकर आए, तो ये सब कुछ चलेगा। अगले 60 रोज भी ये पिंग पोंग भी चलेगी, जो इधर से हमला हो गया, हमने जवाब दे दिया, उन्होंने हमला कर दिया, इन्होंने जवाब दे दिया, तो ये सारी चीजें चलेंगी। ऐसे में पाकिस्तान के लिए अगली आने वाली चीजें आसान नहीं है, लेकिन पहले की निस्बत में समझता हूं कि पाकिस्तान की मुश्किलात कम होगी। एक चीज, दूसरा जो अपने पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात देखें, मैं समझता हूं कि माजी में एक तो ये चीज है कि पाकिस्तान और ईरान के बहुत बेहतरीन ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन बहुत खराब भी नहीं थे। दोनों अतराफ में पीपल टू पीपल कनेक्शन चूंकि बड़ा मजबूत था, तो गवर्नमेंट्स की अप्रोच अगर मुख्तलिफ भी थी तो चीजें इस कदर खराब नहीं हुई। अब जो इस वक्त सिचुएशन है, आप यकीन करें यासिर, मेरी 2-3 ईरानी दोस्तों से बात हुई, और ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो ईरान में पाकिस्तानी कम्युनिटी बैठी है, मैं ईरानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। आप यकीन करें, उनका ये कहना है कि ईरानी अब ये सोच रहे हैं कि अगर हमें जो ऑयल प्रोडक्शन जिस कॉस्ट पे पड़ती है, हमें उससे भी सस्ता पाकिस्तान को देना पड़े तो हमें देना चाहिए, जो कुछ पाकिस्तान ने किया है और जिस तरह पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये ईरानियंस की बात कर रहा हूं, मैं उन दोस्तों की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त ईरान में बैठी है, मैं ईरानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, जो ईरानी ओरिजिन के लोग हैं, ईरान में मौजूद हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, ये ईरान के पास अब जो है मौका है कि ईरान उसका पे बैक करना शुरू करे पाकिस्तान को, और उसमें जिस तरह भी ईरान पाकिस्तान की मदद कर सके। इवन जो मैंने आपको बताया ना कि जिस रेट पे ईरान प्रोड्यूस कर रहा ऑयल, वो कहते हैं अगर हमें उससे भी सस्ता देना पड़े, ठीक है, पैसे कमाने, दुनिया को तेल बेचकर कमा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस तरह के ताल्लुकात रखने अब
कि जिसमें वो यकजान और दो कालब की बात की थी डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद में प्रेशर के दौरान। तो ये अप्रोच इस वक्त ईरान के अंदर है पाकिस्तान को लेकर। मैं समझता हूं अच्छा, कि पाकिस्तान ने इस सारे माहौल में बसद जिस तरीके एहतराम, से मेरा एक सवाल है हैदर, के ईरानी अवाम की सोच और इस ज़िमन के अंदर ईरानी हुक्काम की सोच और फिर इस ज़िमन के अंदर काबिल अमल इक़दामात, ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें। यानी अगर आप ये कहें कि पाकिस्तानी अवाम की सोच ईरान के बारे में क्या है, तो हम ईरान के साथ खड़े रहे। आप ये पूछें कि हमें ईरान के लिए क्या करना चाहिए, तो वो ये कहेंगे कि हमें ईरान के साथ बार्टर ट्रेड करनी चाहिए थी, हमें उन्हें सब कुछ फराहम करना चाहिए था। अगर आप अवाम से पूछें तो अवाम ये कहेगी हमें तो 2014 में ही उनके साथ गैस पाइपलाइन का मुआहिदा जो है वो कर लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हुक्मरानों की सोच, उनकी मजबूरियाँ और इक़दामात, ये तीन मुख्तलिफ मनाजिर हैं। तो इसी तरह अगर ईरानी अवाम की सोच ये है तो उसमें काबिल अमल इक़दामात कितने होते दिखाई देते हैं? अच्छा, यही मैं अपने इस जवाब के अगले हिस्से में इसी पर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, ये मैंने अप्रोच इसलिए बताई कि ये चीजें मैटर करती हैं। पाकिस्तान और ईरान का जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, उसमें डिले अगर आया, वो इंटरनेशनल लॉज थे, सैंक्शंस लग गई, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाता अगर हम उसको लेकर आगे चलते। लेकिन बहरहाल अब मैं समझता हूँ कि चीजें बेहतर होंगी तो उसके ऊपर भी काम हो जाएगा। बाकी जो आपने काबिल अमल इक़दामात की बात की, देखें, ईरान जो है वो एक बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त ईरान में मौजूद है। चूंकि 40 साल से ज्यादा अरसा उन्होंने सैंक्शंस में गुजारा है, तो उन्होंने मोस्टली चीजें खुद प्रोड्यूस की हैं। पाकिस्तान में ये मामला नहीं है। सेकेंडली, देखें, ईरान में चीप एनर्जी है, चीप वहां पर जो है वो गैस है, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जरूरत है इन चीजों की। हमारी इंडस्ट्री में चूंकि हम यहाँ पर इस रीजन में सबसे महंगी एनर्जी हम अपनी इंडस्ट्री को दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सबसे महंगी इस रीजन में पाकिस्तान में है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये चीजें काबिल अमल है, और ये बहुत टाइम टेकिंग चीजें नहीं है। ये जिस वक्त एमओयूज हो जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि रैपिडली इनके ऊपर काम होगा और ये चीजें अल्टीमेटली सपोर्ट करेंगी। इस वक्त हम अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो पाकिस्तानी जो प्रोडक्शन की चीजें हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, वो इस वजह से बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है। तो आई बिलीव कि ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर दोनों ममालिक ने बैठकर अभी जो सेटिंग हुई, जब जिसमें ईरानी वफद, ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान साहब की क़यादत में पाकिस्तान आया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उसमें ये बायलैटरल चीजें डिस्कस हुई हैं, तेल के जो मामला थे अब ये डिस्कस हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान को हकीकतन इस प्राइस पर तेल दे देना चाहिए, लेकिन मैंने आपको लोगों के जज्बात बताए कि उनकी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स पाकिस्तान। बाकी चूंकि पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर, एक लंबा बॉर्डर, हम तकरीबन 900 किलोमीटर का शेयर करते हैं, तो हमें कार्गो कम पड़ेगा। ईरान अगर किसी भी दूसरे मुल्क को जिस भी प्राइस पर तेल बेचता है, तो पाकिस्तान को जो है वो उस हवाले से सस्ता तेल भी मिल सकता है, उससे हमारी काफी चीजें बेहतर हो सकती है। सिमिलरली ईरान को बहुत सी चीजों की जरूरत है, ईरान को बहुत से ट्रेड रूट्स जो है उनकी जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान उसको जो है वो बड़ा सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि अभी ईरान के ऊपर काफी सैंक्शंस हैं, ईरान की पोर्ट्स के ऊपर डायरेक्टली बहुत सी कंपनीज जो है वो डायरेक्टली आकर चीजें नहीं रख सकती हैं, वहां से ईरानियों को वो चीजें नहीं प्रोवाइड की जा सकती जो पाकिस्तान ने 6 कॉरिडोर्स जंग के फौरन बाद खोले थे सीज फायर के दौरान। तो इस तरह के हम मजीद कॉरिडोर्स खोल सकते हैं जिससे ईरान को फायदा हो, और सिमिलरली ईरानी मार्केट, ईरानी इंडस्ट्री और ईरानी एनर्जी जो है उससे हम पाकिस्तान भी जो है वो इंशाल्लाह फायदा उठाएगा मुस्तकबिल में। अच्छा, मुस्तकबिल में फ़ायदा उठाने के हवाले से आप क्या समझते हैं कि भारत जो है उसके नज़रियात या उसकी चाहतें किस हद तक तब्दील होंगी? अगर ईरान पाक गैस पाइपलाइन की बात करें तो इसके अंदर पहले भारत भी मौजूद था और ये भारत तक गैस पाइपलाइन जानी थी, लेकिन भारत ने दस्तबरदारी इख्तियार की, फिर कुली तौर पे पाक ईरान हो गई। अब मुस्तकबिल के अंदर जब सैंक्शंस ख़त्म हो रही होंगी तो भारत पाकिस्तान के दर पे या ईरान के दर पे आप जाता हुआ किस हद तक देखते हैं? देखें, भारत की कोशिश तो होगी कि वो मैक्सिमम ईरान से जो भी चीजें वो ले सके सस्ती वो ले, और ये माजी के उनका अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो भी यही कहते हैं। अभी भी देखें, डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने दावत दिया भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की फ्यूनरल पर, और भारत में इस वक्त एक बड़ी बहस है कि भारत जाता है तो भी फंसता है क्योंकि फादरलैंड के लिए के हवाले से इश्यूज खड़े हो जाएंगे, और नहीं जाता तो भी फंसता है क्योंकि भारत क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने लोगों को जो है वो मिनिमम रेट्स के ऊपर चीजें लेकर आए, गोके बुनियादी तौर पर कहकर लोगों के नाम पर आई जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो अंबानी और अडानी के लिए होती हैं क्योंकि फायदा उनकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को नहीं होता। लेकिन अपने
उस सारे एरिया के हवाले से और अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भारत को जरूरत है। और मैं देख रहा हूं, मैंने कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखी हैं कि भारत के जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है, उनका राब्ता हुआ है ईरानियन अथॉरिटी से। और अभी ब्रिक्स की चूंकि मीटिंग भी थी रिसेंटली दोबारा, पहले तो फॉरेन मिनिस्टर्स की थी, अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की थी। उसमें ईरानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ही वाज इन दिल्ली, और वहां पर भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। तो भारत कोशिश करेगा कि मैक्सिमम चीजें ईरान से ले। बाकी जहां तक बात है पाकिस्तान और ईरान की, दो चीजें, एक अप्रोच है पाकिस्तान की टुवर्ड्स ईरान। हम तो यही सोच रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि ईरान को गुज़श्ता एक साल में तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इस रीजन में भारत और पाकिस्तान के अंदर उसको इंतखाब करना पड़े तो वो किसका करे। लेकिन एक अप्रोच मैं ईरान में भी देख रहा हूँ। आप इवन ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स थी, उसके अंदर भी जिस वक्त रागची साहब नई दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने दोबारा बात की कि हमारी पोर्ट्स जो है वो भारत के लिए हाजिर है, भारत आकर वहां पर बिजनेस करे। बावजूद इसके कि उन्होंने ये देखा कि गुज़श्ता साल जून में भी मोसाद के लिए ईरान के अंदर जिन लोगों ने स्पाइंग की उनमें एक बड़ा नंबर भारतीयों का था। फिर अभी भी जो ईरान के ऊपर अटैक्स हुए, उसमें आखिरी जो दौरा था वो नरेंद्र मोदी का था। और ये पूरी प्लानिंग जो थी, इसमें नरेंद्र मोदी शामिल था। ये मदरलैंड फादरलैंड दोनों शामिल थे इस सारी अच्छा, मैं कथा प्लानिंग कलामी के के लिए अंदर। माजरत तो चाहता इसके हूँ। हैदर बावजूद हैदर आप नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं या नरेंद्र मोदी कह नहीं, रहे हैं? मैं मुझे नरेंद्र मोदी, मैं उसको नरेंद्र मोदी नहीं कहता। मैं उसको 2019 में जब 5 अगस्त को उसने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस तब्दील किया था, मैं उस दिन से आज तक उसको नरेंद्र मोदी कहता हूँ। वो दरिंदा है, वो इस काबिल नहीं है कि उसको किसी सीधे नबी, ये नरेंद्र मोदी है। और उधर उसकी फादरलैंड में जो बैठा है वो सेटन याहू है। तो मैं इसको नरेंद्र मोदी कहता हूँ, मैं इसको नरेंद्र मोदी नहीं कहता। अच्छा, तो हैदर, फिर आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से गैस पाइपलाइन में आपको लगता है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं एडवांटेज हासिल करने की कोशिश करेगा? पेट्रोल की भी हमने बात कर ली, बिजली के हवाले से क्या उम्मीदें हैं कि बिजली के क्या मुआहदात उनके साथ हो सकते हैं? और बॉर्डर ट्रेड की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों की एक इख्तरा है कि बॉर्डर ट्रेड जो है वो हम ट्रांजिट रूट के ज़रिए भी कर सकते हैं, हम ट्रांजिट फैसिलिटीज़ दे सकते हैं अपने कराची पोर्ट से गवादर पोर्ट, और फिर गवादर पोर्ट से ईरान, फिर ईरान से आज़रबाईजान, और इसी तरह फिर तान कंट्रीज़ जो हैं वहाँ तक हम अपनी जो फिर तुर्की बिलखुसूस जो सिफारिशात देने वाले हैं वो तो कहते हैं कि ट्राइका बनाने की बात करते हैं बहुत सारे लोग कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का ट्राइका होना चाहिए। हमें जो सड़कों के ज़रिए जो है अपनी तजारत करनी चाहिए, ट्रांजिट रूट पाकिस्तान मुहैया कर सकता है, और पाकिस्तान एक ट्रांजिट कॉरिडोर जो है वो तफ्तान के बॉर्डर के ऊपर कायम करे, और फिर हम तान कंट्रीज़ तक जो है वो अपनी मईशत को परवान चढ़ा सकें। ये आइडिया किस हद तक काबिल अमल दिखाई देता है? अच्छा यासिर, ये बड़ा बेहतरीन आइडिया है। इस वक्त चूंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, मैं बहरहाल मेरा चूंकि डायरेक्टली बड़ी एसोसिएशन है और मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हवाले से, वहां पर एक बड़ा गैप है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के पास बहुत बड़ी स्पेस है वहां पर। हम वहां पर ट्रेड करके पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हम उनमें भी इजाफा कर सकते हैं, और अच्छा मार्जिन है वहां पर, एक बड़ी स्पेस है। दूसरा, अफगानिस्तान को जिस वक्त अफगान तालिबान वहां पर बरसर इक़्तिदार आए, तो हमारी अप्रोच ये थी कि अब अफगान सरजमीन जिस तरह उन्होंने कमिट किया कि पाकिस्तान समेत किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन इस वक्त अफगान तालिबान जो है वो भारत की गोद में बैठे हुए हैं, और बिल्कुल इस वक्त फादरलैंड और मदरलैंड के नाजायज बच्चे का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ऐसे में वो हमारे पास स्पेस भी नहीं है और हम उसको यूटिलाइज भी नहीं करना चाहते। हमारे पास इस वक्त जो हम अभी जो रूट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ा लंबा है। ऐसे में अगर हम ये थ्रू ईरान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो इसमें पाकिस्तान को भी बड़ा फायदा है। सेकेंडली, ईरान जो है एनर्जी के हवाले से, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की और दीगर जो सारे मामला हैं, देखिए ईरान में इस वक्त 90,000 मेगावाट से ज्यादा की प्रोडक्शन है एनर्जी की, जो उनकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है। और हम अगर ईरान के साथ बॉर्डर के ऊपर, तो खैर फौरी तौर पर हमारे पास इतनी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल जोन्स एस्टैब्लिश करते हैं तो यकीनी तौर पर हमें उसमें भी मदद फराहम करेगा ईरान। और ईरानियन एनर्जी हमें चूंकि चीप पड़ेगी तो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी ये चीजें सूट करेंगी। बाकी जहां तक बात है ट्राइका की, ईरान, पाकिस्तान और टर्की मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये 3 ममालिक नहीं, इस वक्त एक मुस्लिम क्वाड की बात हो रही है, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरेबिया और तुर्की, और उसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि ये क्वाड तक इसको महदूद नहीं रखना चाहिए, इसके अंदर ईरान को भी शामिल करना चाहिए। और कतर भी बुनियादी तौर पर ख्वाहिशमंद है कि इसके अंदर शामिल हो, क्योंकि ये जो 4 ममालिक इनिशियली स्क्वाड मुस्लिम क्वाड में शामिल हैं, आप इन चारों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। पाकिस्तान एक बड़ी मिलिट्री पावर है, टर्की के पास जो है वो
डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से एक बड़ी मार्केट है टर्की की, और उसमें उनको बड़ी जो है वो कमान हासिल है। सिमिलरली इजिप्ट एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, सऊदी अरब एक बड़ी इकोनॉमिक और एनर्जी पावर है। तो ये वो ममालिक हैं जो इस हवाले से सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इस पूरे रीजन का जो नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तरतीब होगा, उसमें ये ममालिक और फिर उसमें ईरान और कुछ और ममालिक जो उसमें शामिल होना चाहते हैं, वो मिलकर कुछ ऐसी चीज बनाएंगे जिससे इस रीजन में दोबारा चीजें इस तरफ ना बढ़े, क्योंकि इनको अंदाजा हो गया है कि इस खत्ते का दुश्मन कौन है। और उससे बचने के लिए और अपने मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए, अपने आप को मजीद मजबूत करने के लिए, ये सारे ममालिक अब बैठ रहे हैं, बार बार मीटिंग्स हो रही हैं। मुस्लिम क्वाड की जो बातें, इनकी तो 3-4 नशिस्तें हो चुकी हैं, इस्लामाबाद में भी, रिसेंटली कायरा में भी हुई। तो आने वाले दिनों में ये एक्सपैंड होंगी चीजें, और मुझे लगता है कि इसमें ईरान का रोल बड़ा अहम होगा, और जो और ममालिक, कतर जिस तरह मैंने कहा, वो भी शामिल होना चाहते हैं। तो अगर ये सारे ममालिक मिलकर कोई मुस्तकबिल का लाएअमल तरतीब देते हैं, तो उसमें ये सारे ममालिक ये मजीद जो है वो मजबूत होंगे, और इनकी इकोनॉमीज भी मजीद बेहतर होंगी। आप क्वाड की बात कर रहे हैं, चले क्वाड तो इत्तेहाद की सूरत में आएगा, लेकिन आप ये समझते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर जो हमारा मुआहिदा सऊदी अरब के साथ हुआ, वही मुआहिदात जो हैं वो इन ममालिक के साथ होते भी कहीं ना कहीं दिखाई देंगे? अच्छा यासिर, देखें, इस रीजन के अंदर अमेरिका ने अपनी बेसिस बनाई, और इस रीजन के जो ममालिक थे उनको ये गारंटी दी कि वो सिक्योरिटी के हवाले से अपना किरदार अदा करेगा और उन ममालिक को महफूज रखने की कोशिश करेगा। जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ गुज़श्ता साल स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया, उस वक्त तक तो किसी का ख्याल नहीं था कि आने वाले दिनों में या आने वाले माह में, कुछ महीनों में सिचुएशन इस रीजन की ये होगी जो इस वक्त है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त बहुत से ममालिक ने कोशिश की कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है, ये भी समहाउ कामयाब ना हो, और कुछ ममालिक की ये कोशिश थी कि वो भी इसके अंदर शामिल हो। हम्म। फिर पाकिस्तान चूंकि उस वक्त बहुत अर्ली स्टेज थी, हम लोग भी देख रहे थे कि अभी हमने सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है, हम थोड़ा सा टाइम दें आगे। फिर इस रीजन के अंदर जो ये ईरान और अमेरिका की जंग वाले मामलात हो गए, उसके बाद अब अप्रोच ये है इस रीजन में कई ममालिक की कि जो मुस्तकबिल का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो, उसमें पाकिस्तान किसी तरीके से उसमें शामिल हो। क्योंकि माजी में इन्होंने देख लिया कि जिनको बेसिस दी, उनके पैट्रियट मिसाइल्स इनकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। इनके रिसोर्सेज, इवन थार्ड सिस्टम्स भी जो यहां पर लगे थे, उठाकर बैटरीज ले गए पीछे, ताकि इसराइल को किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। तो अब इन ममालिक को अंदाजा हो गया कि हमारा पैसा तो ये इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका, लेकिन हमें हिफाजत जो है वो उसके लिए अमेरिका ने कुछ नहीं किया। और ये अप्रोच बड़ी यहां पर जो वो स्ट्रांगली स्टैब्लिश हो रही है। तो अब जो मुस्तकबिल का सिक्योरिटी पक है, उसमें मैं समझता हूं कि कुछ सऊदी अरब के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, शायद उस तरह का मजबूत तो नहीं, लेकिन जो इस रीजन के ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशन में है, और वो चाहते हैं कि अब जो नेक्स्ट फ्रेमवर्क हो, उसमें पाकिस्तान का कोई ना कोई किरदार हो। क्योंकि पाकिस्तान ने साबित किया है कि अगर हम सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट में थे, तो हमने सऊदी अरब को प्रोटेक्ट भी किया। आपका क्या ख्याल है, ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो मामला आते हैं, ये ऐसे ठीक हो गए हैं? इसमें पाकिस्तान ने काम किया है, पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा, पाकिस्तान की मेहनत है इस सारे मामले के अंदर। फिर हमारी देखें ना, जिस वक्त ईरानी वफद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आया था, सेम डे हम जो है अपनी फोर्सेस को सऊदी अरब में भेज रहे हैं। तो हमारे दुश्मन ममालिक ने तो इसको ये पोर्ट्रे किया दे पाकिस्तान धोखा दे रहा है, लेकिन हमने बुनियादी तौर पर दोनों ममालिक को एंगेज करके अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करवा दी थी। तो अब जो फ्यूचर फ्रेमवर्क है, उसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार होगा, बल्कि मैं समझता हूँ सबसे कलीदी किरदार पूरे रीजन में, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर भी इवन। और अब तो मैं समझता हूँ कि कुछ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, वहां पर भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी मुल्क का होगा, तो वो पाकिस्तान है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये कि आप क्या समझते हैं कि इस जंग के बाद बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बहुत सी सर्वेज रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि असलहे की ख़रीदारी जो है वो फिर से तेज़ होगी। अगर हम गुज़श्ता 1-2 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो रैथ्यून जो कंपनी है, या लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है, या TRX जो कंपनी है, उसके शेयर्स के अंदर कई गुना इजाफा हुआ और ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री मजीद परवान चढ़ी है। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस तरह के कोई दिफाई एग्रीमेंट्स हो रहे हों जिसके अंदर पाकिस्तान की JF-17 थंडर या फिर जो चाइना की J-10C हैं उनकी ख़रीदारी, या PL-15 की ख़रीदारी
या फिर कोई और मिसाइल की खरीदारी या ड्रोन्स की खरीदारी पाकिस्तान के साथ हो रही हो? देखिए यासिर, इस हवाले से मैं जो मेरे पास इत्तलात हैं, लेकिन अगेन आई वुड से कि ये ऑथेंटिक सोर्स के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है ये चीज़ें, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि बहुत से ममालिक इस हवाले से एंगेज्ड हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ जिस तरह आपने ज़िक्र किया है कि JF-17 थंडर्स की बात नहीं हो रही, और बहुत सी चीज़ों की बात हो रही है, बहुत से मिसाइल्स की बात हो रई है। अभी रिसेंटली चाइना ने डोंगफेंग 17 का जो है वो पहला उन्होंने उसकी वीडियो भी रिलीज़ की है। तो वो एक बहुत बड़ी दुनिया के अंदर एक बड़ा नंबर है ममालिक का जो इंटरेस्टेड हैं इस तरह के मामलात के अंदर भी, इस तरह के मिसाइल्स को भी खरीदने में। बहरहाल जो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट्स है वो बहुत से ममालिक की जारी हैं। सिमिलरली कुछ ममालिक रुख भारत का भी कर रहे हैं। यूएई जो है वो इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल्स के हवाले से भारत के साथ डील में है, और उनकी नेगोशिएशंस जो है वो चल रही हैं। सिमिलरली पाकिस्तान के पास जो बड़ा मजबूत पाकिस्तान के पास, अभी आपने देखा ना रिसेंटली हमने फतह 3 और फतह 4 जो है उसको भी टेस्ट किया, और बहुत सी खबरें ये हैं कि हम फतह 5 की इनिशियल टेस्ट जो है वो भी कर चुके हैं, और उसकी रेंज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन है। और इस वक्त हम लोगों ने फतह सीरीज के अंदर जो लेटेस्ट जिस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है, तो हमारी फतह सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह मच मोर लीथल देन इंडियन ब्रह्मोस। और हम लोगों ने मैदान जंग में भी इसको साबित किया, और अभी हम जो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और हम लोगों ने जो रीसेंट टेस्ट किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हथियार हैं वो बड़ा उनकी एक मार्केट में अपनी वर्थ है। और हमने चूंकि मैदान जंग में साबित किया है अपने हथियारों के साथ कि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, तो इस हवाले से दुनिया हमारी जानिब देख रही है। और इस रीजन के कुछ ममालिक मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उनके साथ हमारी डील्स मैच्योर होंगी, क्योंकि देखिए ये JF-17 थंडर या इवन चले ये PL सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, ये तो बहरहाल चाइना प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन JF-17 थंडर जो है ये इनिशियल वेंचर है पाकिस्तान और चाइना का। जिस तरह ब्रह्मोस रशिया और भारत का वेंचर है, इसमें मेजर टेक्नोलॉजी रशियन है, फिर भारत ने बाद में इसमें कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की। तो अब रशिया से एनओसी के बगैर भारत ब्रह्मोस किसी भी मुल्क को नहीं एक्सपोर्ट कर सकता। सिमिलरली पाकिस्तान और चाइना के जो आपस के मामलात हैं, हम इसमें चाइनीज भी हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे, और ये सारे वो ममालिक हैं जो इस वक्त एक ऑल्टरनेट सिक्योरिटी जो है वो फ्रेमवर्क को देख रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान और इवन चाइनीज इन्फ्लुएंस भी बड़ा मैटर करता है। और इन सारे ममालिक के चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कोई मुश्किल भी नहीं आएगी, और मुस्तकबिल में जिस तरह आपने बताया कि ये रीजन जो है ये बड़ा एक्सटेंसिवली असलहा जो खरीदने में इंटरेस्टेड भी है और ये डील्स कर भी रहे हैं, तो मुस्तकबिल में शायद ये खबरें हमें सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह। मुस्तकबिल में ये खबरें हमें सुनने को मिल सकती हैं, और इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान की ये जो असलहा साजी की सनत है वो भी फ़रोग पा सकती है। बहुत शुक्रिया हैदर हयात खान मल्ले से इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।